व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल मेरे प्यारे क्लास 11th के बच्चों। ओके, मैं अभी एस ब्लॉक एलिमेंट मैंने शुरू कर दिया था एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो गाइस देखो, आज है हमारा सैटरडे और आज है 12 तारीख। हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट वीक में 3-4 दिन में कंप्लीट कर दें और फिर पी ब्लॉक को होल्ड पे रख के पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके स्कूल में एग्जाम्स हैं हम उनको कोशिश करेंगे जनवरी फर्स्ट वीक तक जीओसी कंप्लीट करके हाइड्रोकार्बन पर ले आए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो आई प्रॉमिस एस ब्लॉक एलिमेंट को कंप्लीट करके जीओसी स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने ग्रुप 1 एलिमेंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और ग्रुप 1 यानी अल्कली मेटल्स के सारे ट्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। तो पहले लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स, यानी कि आपके ग्रुप 1 एलिमेंट्स। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी और सिंपल सी बात याद रखना, अल्कली मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट। ये बड़े सॉफ्ट होते हैं, मतलब ये मत समझना कि ये मेटल है तो बहुत ठोस होंगे। बहुत सॉफ्ट होते हैं, बड़े ही ज्यादा जिसको बोलना चाहिए, और सॉफ्ट के साथ साथ हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो वो हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा दे आर वेरी सॉफ्ट। मोस्ट ऑफ देम आर वेरी सिल्वरी इन टेक्सचर, सिल्वरी वाइट इन कलर। आपने देखा भी होगा, जैसे सोडियम हो गया, देन आपका पोटेशियम हो गया, देन आपका कैल्शियम हो गया, ये सब सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं। चमकीले तो नहीं बोल सकते, पर हाँ सफेद कलर के, नमक नमक जैसे होते हैं। एंड दे आर वेरी लाइट मेटल्स, बड़े हल्के मेटल्स होते हैं। दे आर वेरी लाइट मेटल्स। लाइट का मतलब ऐसे मेटल्स जिनकी टेक्निकल भाषा में बोली जाए तो डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत लो होती है। इसी से मिलता जुलता हमारा फोर्थ पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखना that as compared to other metals, ग्रुप 1 मेटल्स, आपके जो अल्कली मेटल्स है, ग्रुप 1 मेटल्स हैं, हैव वेरी लो डेंसिटी। मगर हम लोग अगर ग्रुप 1 के अंदर कंपेयर करें तो लिथियम से जब आप लोग सेजियम की तरफ जाते हो, द एटॉमिक मास इंक्रीजेस as well as atomic volume also increases, but atomic mass increases significantly, therefore density increases, therefore overall density increases। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब एक बात ध्यान रखना कि डेंसिटी बोले तो मास अपॉन वॉल्यूम। किसी भी अगर आपको एक एटम की डेंसिटी निकालनी हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको मास को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर दो फैक्टर काम करते हैं। अगर आपके एटम का मास बढ़े तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई साहब, डेंसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है। वहीं पर अगर कोई बोले कि साहब मास डिक्रीज हो रहा है, आप कह सकते हैं कि अच्छा, फिर मतलब डेंसिटी भी डिक्रीज हो रही है, मतलब इन दोनों का डायरेक्ट कोरिलेशन है। सिमिलरली अगर आपसे कोई बोले कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब डेंसिटी घट रही है, इनवर्स रिलेशनशिप है। कोई आपसे बोले कि भाई साहब वॉल्यूम इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है, तो आप बोलेंगे अच्छा, फिर हमारी डेंसिटी बढ़ रही है। लेकिन यहां पर क्या प्रॉब्लम हो रही है कि एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है। लिथियम से सेजियम की तरफ आते वक्त एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इस वजह से न्यूट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, तो मास बढ़ता है। और मास बढ़ने के साथ साथ हमने देखा था ना, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप वो भी बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है, एटॉमिक वॉल्यूम भी बढ़ रहा है।
तो फिर अब क्या करें? तो यहां पर हमेशा एक बात ध्यान रखना, यहां पर मैंने टर्म लिखवाई है दैट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, मतलब जितना एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ रहा है उससे कई गुना ज्यादा तेजी से, उससे कई गुना ज्यादा आपका एटॉमिक मास बढ़ गया। तो यहां पर आप बस ये बात ध्यान रखना कि मास भी बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा। जैसे फॉर एग्जांपल एक तुमको हाइपोथेटिकल एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लो लिथियम। भाई ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, सही मत समझना। मान लो लिथियम का मास है 7 और उसका वॉल्यूम है 2, क्योंकि छोटा है। 7/2 कितनी वैल्यू आई? 3.5, यानी लिथियम की डेंसिटी मान लो 3.5 है। इमेजिनरी एग्जांपल है। अब मैं बात करता हूं सेजियम। सेजियम का मास इमेजिन करो, मान लो हो गया 250। कितना हो गया? 250। चलो कितना हो गया, अपन एक काम करते हैं, मान लेते 350 हो गया, 350 AMU है ना। और इसका जो वॉल्यूम है, वो हो गया 20 AMU। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू करने की 2 1 2, 2 7 14, 17.5। तो आप देखो लिथियम के मुकाबले सेजियम का वॉल्यूम भी बढ़ा, लिथियम के मुकाबले सेजियम का मास भी बढ़ा, मतलब मास भी बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा। लेकिन मास जितना बढ़ा 7 से 350, 50 गुना मास बढ़ गया, लेकिन वॉल्यूम 10 गुना ही बढ़ा। आप देखो वॉल्यूम कितने टाइम्स बढ़ा? 10 टाइम्स। 20 हो गया, 2 से 20 हो गया, लेकिन आपका जो मास है वो 7 से 350 हो गया, यानी 7 5 35, 50 टाइम्स बढ़ गया। मतलब अब आपको समझ में आ गई बात कि जो मास होगा वो वॉल्यूम से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपको नो डाउट डेंसिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर एक गड़बड़ हो जाती है। लिथियम से ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सोडियम की। सोडियम से ज्यादा पोटेशियम की, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम की, और रुबिडियम से ज्यादा सेजियम की। आपको यही ट्रेंड याद रहेगा क्योंकि मैंने यही ट्रेंड पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों ट्रेंड तो यही होगा, लेकिन यहां पर एक केस हो जाता है। यहां पर एक बात ध्यान रखना दैट डेंसिटी ऑफ, पूरा लिख दूं क्या? डेंसिटी कंफ्यूजन हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों को? चलो मैं पूरा लिख देता हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन सोडियम। ओ हो, यहां पर ये क्या हो गया? यहां पर ये फैक्टर उल्टा पड़ गया। यहां पर ये फैक्टर उल्टा पड़ गया, मतलब लिथियम से ज्यादा डेंसिटी पोटेशियम की और उससे ज्यादा सोडियम की। मतलब टेक्निकली पोटेशियम की ज्यादा होनी थी सोडियम के मुकाबले, लेकिन सोडियम की ज्यादा हो गई। मतलब अगर आप कर्व बनाओगे डेंसिटी का, मतलब आप यहां पर ले लो एलिमेंट्स और यहां पर आप ले लो इनकी डेंसिटी। तो सबसे पहले लिथियम, लिथियम के बाद आएगा सोडियम, सोडियम से कम हो गया पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सेजियम। मतलब यहां पर एक ट्रेंड अजीब पड़ गया। सोडियम से ज्यादा पोटेशियम क्यों नहीं थी? क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि नीचे जाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन यहां पर यह फैक्टर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब ये फैक्टर गड़बड़ क्यों हुआ, मैं आपको इसका रीजन बता देता हूं जल्दी से। तो गाइज इसका रीजन ये है कि जब आप सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हो तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 11 होने की वजह से 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है। लेकिन पोटेशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 होता है। यहां पर आप देखो पोटेशियम के पास में एक वैकेंट d ऑर्बिटल रहता है, वैकेंट 3d ऑर्बिटल है इसके पास में, जो भरा नहीं है पर अवेलेबल है। तो क्या होता है, सोडियम से पोटेशियम जाते वक्त देयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एटॉमिक वॉल्यूम, देयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एटॉमिक वॉल्यूम, यानी कि एकदम से सोडियम का साइज और पोटेशियम का साइज में एकदम से वेरिएशन आ जाता है, एकदम से चेंज आ जाता है। मतलब सोडियम के मुकाबले पोटेशियम का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जितना मास नहीं बढ़ पाता। मैंने आपको क्या सिखाया था, एटॉमिक मास सिग्निफिकेंटली बढ़ता है पर वॉल्यूम नहीं, लेकिन यहां पर उल्टा हो गया।
यहां पर ये हो गया कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एटॉमिक वॉल्यूम बट एटॉमिक मास इंक्रीजेस स्लाइटली, यानी एटॉमिक मास ज्यादा नहीं बढ़ा, तो डेंसिटी में मास तो बढ़ा लेकिन वॉल्यूम और ज्यादा तेज बढ़ गया, इसलिए जो डेंसिटी है वो थोड़ी सी लेस हो गई, डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई। इसलिए हमेशा ध्यान रखना पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि सोडियम का जितना डेंसिटी होता है उतना पोटेशियम का नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि पोटेशियम का मास तो बढ़ा लेकिन वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ गया, तो नीचे की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ गई, मास की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी, इसलिए डेंसिटी की वैल्यू कम हो गई। किसके मुकाबले? सोडियम के। फिर पोटेशियम से ज्यादा सोडियम, फिर रुबिडियम और सेजियम, फिर बढ़ेगा, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सेजियम। ये बात आप लोग ध्यान रखना। पहले जरा इसको नोट करो, फिर मैं आपको फ्लेम टेस्ट के बारे में पढ़ाता हूं। फटाफट इसको नोट करो गुलगुलो। तो गाइस 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर। यहां पर ध्यान रखना, ये चौथी फिजिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी के ऊपर सवाल आता है, डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। और डेंसिटी को जनरल ट्रेंड है भाई, डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़नी है, क्योंकि एटॉमिक मास ज्यादा बढ़ता है, वॉल्यूम ज्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन पोटेशियम और सोडियम के अंदर यह गड़बड़ हो जाती है कि पोटेशियम का वॉल्यूम एकदम से बढ़ जाने की वजह से और मास उतना ज्यादा ना बढ़ पाने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। किसके मुकाबले? सोडियम के मुकाबले। चलिए, 5th प्रॉपर्टी इज द फ्लेम टेस्ट गाइस। 5th प्रॉपर्टी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज फ्लेम टेस्ट। आप किसी भी एल्कली मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द फ्लेम टेस्ट। वी कैन आइडेंटिफाई एनी ग्रुप 1 या वी कैन आइडेंटिफाई एनी अल्कली मेटल, या तो आप अल्कली मेटल को और इट्स कंपाउंड्स या उसके कंपाउंड्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्लेम टेस्ट। होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो, जैसे मान लो आपके पास में सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, तो जो सोडियम का वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। नाउ विद द हेल्प ऑफ फ्लेम मतलब आग, तो आप फ्लेम की मदद से इसे क्या प्रोवाइड कर रहे हो? एनर्जी। तो ये जो फ्लेम्स है, इस फ्लेम्स ने क्या करा? प्रोवाइड करी एनर्जी। फ्लेम्स प्रोवाइडेड द एनर्जी टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। आपके सोडियम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को इसने एनर्जी प्रोवाइड करी। अब ये यहां से मान लो उछल के कोई मान लो 7s शेल में चला गया, ये एक्साइटेड शेल हो गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां जाकर बैठ गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब ये कुछ देर तो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में कब तक रहेगा? कुछ देर। तो एक्साइटेड स्टेट में कुछ देर रहने के बाद ये क्या करेगा? जो भी इसने एक्स्ट्रा एनर्जी अब्सॉर्ब करी है, ये उस एक्स्ट्रा अब्सॉर्ब्ड एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। याद करो, हमने ये नील बोर की थ्योरी में भी पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा, पहले एनर्जी अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, और फिर बाद में एनर्जी छोड़कर इलेक्ट्रॉन वापस से क्या हो जाएगा? डी एक्साइट। डी एक्साइटेशन हो जाएगा। तो अब ये जितनी एनर्जी है वो सब छोड़कर ये वापस से ग्राउंड स्टेट में आकर गिर जाएगा, अपने ग्राउंड स्टेट में आकर गिर जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस में
फ्लेम्स ने क्या करा, फ्लेम्स ने आपके अल्कली मेटल या अल्कली मेटल के कंपाउंड में जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन था उसको एक्साइट करा। एक्साइट होने के बाद उस इलेक्ट्रॉन ने जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी अब्सॉर्ब करी थी वो रिलीज कर दी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन से होंगे, विजिबल रेंज के। विजिबल रेंज का मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी कि ये लगभग 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच की रेंज के होंगे, वैसे 390 नैनोमीटर बोला जाता है। तो इतने बीच के रेडिएशंस, इतने वेवलेंथ वाले रेडिएशन ये छोड़कर वापस से आकर अपने ग्राउंड स्टेट में आकर गिर जाएगा। तो ये जो रेडिएशंस बाहर निकल रहे हैं जब ये हमारी आंखों में पड़ते हैं तो हमें इनके कलर्स दिखाई देने लग जाते हैं। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आप सिंपल ऐसा लिख सकते हैं दैट इन फ्लेम टेस्ट द इलेक्ट्रॉन of the valence shell, the electrons of the valence shell absorb the energy, gets excited, followed by de-excitation, through release of extra energy in the form of visible electromagnetic radiation which provides them a significant which provides them a specific color, ये इनको स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब हम यहां पर देख लेते हैं किसको कौन सा कलर देना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सेजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सेजियम। ठीक है। लिथियम को हमेशा क्रिम्सन रेड कलर रिलीज करते हुए देखा जाता है। लिथियम ऑलवेज रिलीज क्रिम्सन रेड कलर। वहीं पर सोडियम एज यूजुअल येलो कलर रिलीज करता है। सोडियम का कलर येलो होता है। पोटेशियम का कलर वॉयलेट होता है। रुबिडियम का कलर उसके नाम जैसा रूबी यानी कुछ रेड वॉयलेट के बीच में होता है। और आपके सेजियम का कलर ब्लूइश शेड के आसपास होता है, यानी कि ब्लू कलर का होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये है इनके फ्लेम टेस्ट के रिजल्ट्स। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो इसको याद करने की ट्रिक सिखाऊं। लिथियम से हो जाएगा लिया, क्रिम्सन रेड से हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो लिया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सोडियम से हो जाएगा ने, तो लिया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। येलो से याद करो येलो कलर, पोटेशियम से हो जाएगा का, और वॉयलेट से याद कर लो वॉलेट। तो ये पहले तीन कलर की ट्रिक तो देखो बहुत इजी है। क्या याद करेंगे? लिया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, येलो कलर का वॉयलेट। तो लिया से हो जाएगा लिथियम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से हो जाएगा क्रिम्सन रेड, ने से हो जाएगा सोडियम, येलो कलर से हो जाएगा येलो कलर, का से हो जाएगा पोटेशियम, और वॉयलेट से हो जाएगा वॉलेट। मिलता जुलता। तो लिया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, येलो कलर का वॉलेट। ठीक है। अच्छा, तो क्या हुआ? रब से हो जाएगा, आरबी से हो जाएगा रूबी, रेड
रूबी रेड वॉलेट से भागा। मतलब जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रूबी रेड कलर का वॉलेट दिखाया तो वो देख के भाग गया, क्योंकि उसको तो कौन सा कलर का लेना था, येलो कलर का लेना था। तो क्या याद करेंगे ट्रिक, लिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने येलो कलर का वॉलेट रूबी रेड वॉलेट से भाग गया, रूबी रेड वॉलेट को देख के भाग गया, याद करो, रूबी रेड वॉलेट से भागा। तो ये आपके फ्लेम टेस्ट की ट्रिक हो गई जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइज यहां पर आपके ये फ्लेम टेस्ट वाली बात खत्म हो गई। चलो इसको जल्दी से नोट करो प्यारे बच्चों, फटाफट से नोट करो फ्लेम टेस्ट को, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म करेंगे और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ फटाफट से चलेंगे। जल्दी से इसको नोट करो गुलगुलो। चलो गाइस, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्लियर, बहुत बढ़िया। तो गाइस फ्लेम टेस्ट अपने आप में काफी यूटू लूटू रखता है। यूटू लूटू क्या होता है, यूटिलिटी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। मेरा प्यार गुलजारी लालो, आगे बढ़ते हैं। और छठी और लास्ट प्रॉपर्टी सीख लेते हैं कि ये जो आपके अल्कली मेटल्स होते हैं दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके पीछे क्या कारण है सर? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेटेलिक बॉन्डिंग की डिटेल में जाना पड़ेगा। थोड़ा सा पहले मैं आपको मेटेलिक बॉन्डिंग सिखा देता हूं। भाई आप लोग सब जानते हो जैसे लोहा, आयरन, कॉपर और कौन कौन से, सिल्वर, गोल्ड, ये लोग जो होते हैं काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। कॉपर, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, ये स्ट्रांग होते हैं। कारण देखो, एक्चुअली फॉर एग्जांपल अगर मैं आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं एटॉमिक नंबर 26, तो मैं ये पाऊंगा कि आयरन के 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आयरन के 3d के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। अब गाइस होता क्या है, अगर किसी को कोई भी बॉन्डिंग बनानी हो तो बॉन्डिंग में हमेशा वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करता है। बॉन्डिंग में हमेशा कौन सा शेल पार्टिसिपेट करता है? वैलेंस शेल। लेकिन प्यारे बच्चों, ये लोग जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यानी स्पेसिफिकली आपके जो मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशनल मेटल्स होते हैं, इनके 4s और 3d में देयर इज अ वेरी लेस गैप। यानी 4s और 3d के अंदर एक तो डिस्टेंस ना के बराबर होता है, इन दोनों की एनर्जी भी ऑलमोस्ट सेम होती है, हल्की सी ज्यादा होती है। तो यहां पर क्या होता है, दोनों क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने की वजह से ये जो वैलेंस शेल के अंदर वाला शेल, जिसको पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल का मतलब होता है शेल इनसाइड द वैलेंस शेल, उसका 3d ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लगता है। तो टेक्निकली यहां पर 4s और 3d बोथ विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, बोथ विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो अब जब आप आयरन को बनाओगे तो हम आयरन के अंदर क्या करते हैं, एक गोला बना देते हैं और इस आयरन के इस सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द नेम कर्नल। कर्नल का मतलब क्या होता है, इस आयरन का न्यूक्लियस, यानी आयरन के इस एटम का एक तो न्यूक्लियस आ जाए और न्यूक्लियस के अलावा जितने भी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ जाएं। तो ओवरऑल ये पूरा क्या कहलाता है, कर्नल। मतलब 4s और 3d के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, 3p, 3s, 2p, 2s और 1s, इतने अंदर के जितने भी 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब कर्नल के अंदर आ गए। हमको यहां पर कौन से इलेक्ट्रॉन्स बनाने, वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें, मतलब वैलेंस और पेनल्टीमेट, 4s और 3d। तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई 1s 2s 2p 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, तो अब आप यहां पर इलेक्ट्रॉन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब
जब आपके पास में आयरन रहेगा तो आयरन का कोई एक एटम तो रहेगा नहीं भाई। जो तुम्हारा आयरन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आयरन के तो ढेर सारे एटम्स होंगे, क्योंकि अगर आप एक आयरन का एक कील भी उठा लो, अगर आप एक आयरन का टुकड़ा भी उठा लो, तो उस आयरन के टुकड़े के अंदर आपको ढेर सारे एटम्स मिलेंगे। अब एक के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाप रे बाप। तब आप देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने सारे हो गए, मतलब ऐसा नहीं लग रहा दैट देयर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरे इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र है और उसके अंदर आइस की तरह ये कर्नल जो है वो फ्लोट कर रहे हैं। कर्नल्स आर फ्लोटिंग लाइक आइस, कर्नल्स आर फ्लोटिंग लाइक आइस। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब मेरे को एक बात बताओ, कर्नल पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कर्नल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर तो 26 प्रोटॉन है, लेकिन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 20। सो ओवरऑल कर्नल पर +6 चार्ज आ रहा है। तो कर्नल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो एक कर्नल इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कर्नल को, कर्नल इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कर्नल को, कर्नल इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कर्नल को, कर्नल इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कर्नल को एक दूसरे को टाइटली पकड़ लेगा। तो यहां पर जो डेवलप हो रही है, इस प्रकार की डेवलपिंग को, इस प्रकार के अट्रैक्शन को मेटेलिक बॉन्ड बोला जाता है। यानी कर्नल जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, कर्नल जो कि बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पकड़ के रख रहा है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बांध के रख रहा है, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिवली चार्ज कर्नल को अपनी ओर बांध के रख रहे हैं। तो बेसिकली इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया? बांध लिया। तो यहां पर ये मेटेलिक बॉन्ड हो गया। और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब होगी? जब कर्नल के आसपास मोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कर्नल के आसपास जितने स्ट्रॉन्ग, कर्नल के आसपास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कर्नल के आसपास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनकी बॉन्डिंग होगी। और मेटेलिक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग द मेटेलिक बॉन्डिंग, मोर विल बी योर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, उतना ज्यादा तुम्हारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या ये चीज क्लियर होती है? क्या ये चीज समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इतनी चीज अच्छे तरीके से समझ में आ रही है? अब जरा आ जाओ अल्कली मेटल्स की तरफ। सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, ये सोडियम का कर्नल बनाया मैंने। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? सिर्फ 3s ही बाहर दिखेगा वैलेंस शेल में, अंदर जो 2p रहेगा, अंदर का जो 2p रहेगा गुलगुलो, और उसके अंदर का जो 2s रहेगा मेरे गुलगुलो, और उसके अंदर का जो 1s रहेगा वो तो कर्नल के अंदर आ जाएगा। ये क्योंकि ये सब तो इनर शेल हो गए, वैलेंस तो यही है, तो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा सोडियम का कर्नल आएगा, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तीसरा सोडियम का कर्नल आएगा, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। चौथा सोडियम का कर्नल आएगा, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। पांचवा आएगा, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। छठा आएगा, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। मतलब समझ रहे हो, यहां पर जितने कर्नल उतने इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या बॉन्डिंग स्ट्रांग हो पाएगी? नहीं, यहां पर क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, मेटेलिक बॉन्डिंग जो होगी मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी मेटेलिक बॉन्डिंग होगी मेरे गुलगुलो, वो बहुत ज्यादा वीक होगी। और अगर मेटेलिक बॉन्डिंग वीक है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी तो कम होगा। तो क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इनकी मेटेलिक बॉन्डिंग कमजोर हो जाती है, और जिसकी मेटेलिक बॉन्डिंग कमजोर होगी वो तो इजीली मेल्ट हो जाएगा और वो इजीली बॉयल हो जाएगा, मतलब एटम एटम से दूर इजीली हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? इसलिए ये आयरन को आप जरा ध्यान से देख लो, ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए आपको करके बताया ताकि आपको सोडियम को देखकर और इसको देखकर क्लियरली पता चल जाए कि भैया क्या फर्क है। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये हो गया तुम्हारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट खत्म, यहां पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है खत्म। अब हम मूव करते हैं हमारी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ एज सुन एज पॉसिबल, बट बिफोर दैट टेक द खुचुक 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 स्क्रीनशॉट। के जैकेट उतार दिया, ठंड लगी। चलो
ठंड बहुत गिर रही है भैया इधर तो, आज ठंड और बारिश दोनों गिर रही है। बोले तो वाट लग गेली है बेड़ू, वाट बोले तो सबकी वाट लग गेली है। ही। अच्छा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगले टॉपिक इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। प्यारे बच्चों, अगली प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ गाइस, केमिकल प्रॉपर्टी में मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहां पर अभी जो मैं आपको पहली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं दैट इज रिएक्शन विथ एयर, ये सिर्फ बेसिक पढ़ा रहा हूं। अभी इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन और होगा, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं रिएक्शन विथ एयर बोले तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, और अगर कोई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड्स बनाता है। तो क्या होगा, अभी आप सिर्फ पढ़ लो कि कैसे हो रही है रिएक्शन और क्या क्या बन रहा है और कैसे कैसे बन रहा है, लेकिन ऑक्साइड्स कैसे बना, एक ऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टी है, वो हम इसी चैप्टर में इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद देखेंगे। तो वो टॉपिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, वो अलग से फिर आएगा। तो यहां पर आपको सिर्फ बेसिक बातें पढ़ा रहा हूं, तो घबराना मत। तो हेडिंग डालो रिएक्शन विथ एयर, चलो फटाफट सब हेडिंग डाल लो एंड लेट्स टॉक अबाउट रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विथ एयर। गाइस, सबसे पहली बात, अल्कली मेटल्स आर सो रिएक्टिव, हमेशा ध्यान रखना, अल्कली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। अल्कली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। ये इतना ज्यादा खतरनाक रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं इन नेचर? बिकॉज ऑफ ग्रेटर एटॉमिक रेडियस, बिकॉज ऑफ वेरी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। इन सारे कारणों की वजह से आपके अल्कली मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव, खतरनाक रिएक्टिव हो जाते हैं। इस वजह से दे रिएक्ट डायरेक्टली विथ ऑक्सीजन, दे रिएक्ट डायरेक्टली विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। यानी अल्कली मेटल अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आया तो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। इनफैक्ट ये जो रिएक्शन होगी इज हाईली एक्सोथर्मिक, यानी इतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, इतनी ज्यादा खतरनाक रिएक्शन होगी, बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होगी। एंड ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने के साथ साथ जिसको बोलना चाहिए बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव सॉर्ट ऑफ होगी। इस वजह से देयरफॉर अल्कली मेटल्स, जो तुम्हारे अल्कली मेटल्स होते हैं, आर केप्ट इन केरोसिन, आर केप्ट इन केरोसिन, आर केप्ट इन केरोसिन। गाइस, इसको केरोसिन के अंदर क्यों रखा जाता है? क्योंकि केरोसिन क्या करता है, एक बैरियर प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स अ बैरियर बिटवीन एयर एंड योर मेटल। वरना पता चला कि एयर के प्रेजेंस में तुमने सोडियम निकाल के रखा और वो एक्सप्लोजन के साथ और इतनी बहुत सारी हीट निकाल के अगर जल गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, कोई परेशानी प्यारे बच्चों? सो दे आर केप्ट इन केरोसिन। ठीक है प्यारे बच्चों, दे आर केप्ट इन केरोसिन। और केरोसिन क्या होता है प्यारे बच्चों? केरोसिन एक हाइड्रोकार्बन होता है एंड लेस रिएक्टिव या नॉट रिएक्टिव, दे आर नॉट रिएक्टिव विथ मेटल्स। अल्कली मेटल के साथ में, अल्कली मेटल्स के साथ में ये किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं करता। लेस रिएक्टिव विथ अल्कली मेटल्स, इसलिए ये सेफ होता है। आप अपने अल्कली मेटल को इसके अंदर रख सकते हो। क्या बात समझ में आ गई? लेकिन भाई साहब बहुत खतरनाक रिएक्शन होती है। इनफैक्ट सोडियम तो जलने लग जाता है, एकदम जल जाता है। सोडियम आग की प्रेजेंस में आके एकदम बर्न करने लग जाता है। पोटेशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके अपने आप बर्न करने लग जाता है। दे विल डायरेक्टली रिएक्ट, ऑटोमेटिकली रिएक्शन हो जाती है। बड़ी खतरनाक रिएक्शन होती है। ठीक है, अब यहां पर हमेशा ध्यान रखना, जो तुम्हारा लिथियम है वो ऑक्सीजन के साथ में जाके हमेशा
लिथियम मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। इट विल ऑलवेज फॉर्म मोनोऑक्साइड। तो यहां पर मुझे लगाना पड़ेगा 2, यहां पर मुझे लगाना पड़ेगा 4। क्या है बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? लिथियम ऑलवेज फॉर्म मोनोऑक्साइड। वहीं पर लिथियम आपकी एयर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसके साथ भी कनेक्ट करके, जो नाइट्रोजन होती है उसके साथ भी कनेक्ट करके Li3n का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये लिथियम नाइट्राइड भी बनाता है। इट कैन ऑलवेज फॉर्म मोनोऑक्साइड एंड नाइट्राइड विद लिथियम, नाइट्राइड विद योर ऑक्सीजन। क्या बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई परेशानी? पक्की बात, अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है फंडा? ठीक है, आगे बढ़े। चलो अच्छा, एक आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर लिथियम ने मोनोऑक्साइड ही क्यों बनाया? खैर मैं इस चीज को जब ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स पढ़ाऊंगा तब जरूर क्लियर करूंगा, बट यहां पर एक बात समझ लो, मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होगा, मतलब छोटा एनायन है, छोटा एनायन है। और जो, अबे हाथ से मिट गया, और जो तुम्हारा लिथियम है, लिथियम का साइज भी छोटा है, लिथियम का साइज भी छोटा है, तो ये छोटा कैटायन है। तो छोटा कैटायन छोटे एनायन के साथ कंबाइन होगा तो स्टेबल लेटाइस बनेगा। लेटाइस वो जाला, कैटायन एनायन कैटायन, वो क्यूब जैसा स्ट्रक्चर अपन जो हमेशा बनाते आए। तो छोटा कैटायन छोटे एनायन के साथ मिलकर अच्छी स्टेबिलिटी देगा, एक अच्छा और एक स्टेबल लेटाइस बनाएगा। लेकिन एक बड़ा कैटायन छोटे एनायन के साथ, या छोटा एनायन बड़े कैटायन के साथ, या छोटा कैटायन बड़े एनायन के साथ एक अच्छा और स्टेबल लेटाइस नहीं बना पाता। मतलब कि आप समझो कि अगर एक बड़ा एनायन है तो उस बड़े एनायन को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए, उसके साथ प्रॉपर तरीके से जुड़ने के लिए एक बड़े कैटायन की जरूरत है। बड़ा एनायन बड़े कैटायन से जुड़ेगा, बड़ा कैटायन बड़े एनायन से जुड़ेगा, ये एक दूसरे को बड़े होने की वजह से सपोर्ट कर पाएंगे, एक अच्छा और एक मजबूत लेटाइस बना पाएंगे। आप खुद सोचो, आपको मैंने बोला कि एक दीवार बनाओ, आपने दीवार जोड़ने के लिए एक बड़ी ईंट रखी, फिर बड़ी ईंट के पास में आपने एक छोटी ईंट का टुकड़ा रख दिया, फिर एक बड़ी ईंट रख दी, तो यहां तो गैप रह गया। अब क्या ये दीवार मजबूत बन पाएगी? नहीं। तो जितनी बड़ी ईंट ये है उतनी बड़ी ईंट दूसरी भी होनी चाहिए। ठीक उसी तरह जितना बड़ा कैटायन है उतना ही बड़ा एनायन होना चाहिए, तब ये प्रॉपरली एक दूसरे को स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों सोडियम की, तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ में यूजुअली NaO यानी सिंपली ऑक्साइड्स बनाता है। सिंपली क्या बनाता है? ऑक्साइड्स। और ये ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? ये होते हैं पेरोक्साइड्स। सोडियम क्या बनाता है? सोडियम हमेशा पेरोक्साइड्स बनाता है। पेरोक्साइड्स में ध्यान रखना, जैसे यहां पर मोनोऑक्साइड में O पर -2 चार्ज है, यहां पर पेरोक्साइड में 2 ऑक्सीजन रहते हैं और इन दोनों ऑक्सीजन पे -1 चार्ज। अब आप देखो ये एनायन बड़ा हो गया, ये एनायन कितना छोटा था, इसमें एक ही ऑक्सीजन था, लेकिन यहां पर 2 ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो ये पेरोक्साइड थोड़ा बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि सोडियम का साइज भी तो लिथियम से बड़ा हो गया। और इसके बाद में M+O2, सर ये M बाकी के क्या है? तो प्यारे बच्चों बाकी के M तुम्हारा पोटेशियम, रूबिडियम और सेजियम है। ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाते हैं MO2, यानी कि सुपर ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड्स। यहां पर सुपर ऑक्साइड बोले तो O2 के ऊपर -1 चार्ज, यानी 2 ऑक्सीजन पर -1 चार्ज। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपके मेटल पर +1 चार्ज रहेगा, यहां पर भी आपके मेटल पर +1 चार्ज रहेगा, और यहां पर भी आपके सारे मेटल पर +1 चार्ज रहेगा। तो ध्यान रखना, सुपर ऑक्साइड बने, परऑक्साइड बने, या मोनोऑक्साइड बने, या नाइट्राइड बने, कुछ भी बने, हमेशा इन पर +1 चार्ज ही रहने वाला है। तो ये तुम्हारा सुपर ऑक्साइड का एनायन है। ये एनायन एक लार्ज एनायन है। आप देखो इस एनायन के ऊपर 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो ये और बड़ा हो गया। तो इस बड़े एनायन को होल्ड करने के लिए तुम्हारे पास में बड़े कैटायन की जरूरत होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? खैर हम इस पर और आगे डिस्कस करेंगे, बट क्या आगे भी यही डिस्कस करेंगे कि भैया जितना साइज बढ़ता जाएगा उतने ही बड़े एनायन के साथ, उतने ही बड़े ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ते जाएंगे। तो लिथियम का साइज छोटा है इसलिए एक ऑक्साइड के साथ जुड़ा, मोनोऑक्साइड। सोडियम का साइज बड़ा हुआ तो उसने परऑक्साइड बना लिया, और पोटेशियम, रूबिडियम और सेजियम का साइज बड़ा होता गया तो वो सीधे सुपर ऑक्साइड के साथ जाकर जुड़ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है?
क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की, आई रिपीट, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत? सुपर ऑक्साइड का एनायन O2-1 सबसे बड़ा होता है, पेरोक्साइड में दो अलग अलग ऑक्सीजन के अंदर -1 चार्ज होता है, तो एक सोडियम यहां एक सोडियम यहां जुड़ जाएगा, यहां पर एक ऑक्सीजन से दो लिथियम जुड़ेंगे, यहां पर दो ऑक्सीजन से दो जुड़ेंगे, लेकिन यहां पर देखो दो ऑक्सीजन के एनायन से एक ही कैटायन जुड़ रहा है, मतलब ये अकेला कितना बड़ा हो गया, समझ रहे हो? ये अकेला इतना बड़ा हो गया कि इसने दो ऑक्सीजन OO-1, मतलब पेरोक्साइड को आप ऐसा भी देख सकते हो, -1, ये है ना, 1 2 3 4 5, हाँ, तो ये तुम्हारा पेरोक्साइड कितना बड़ा एनायन हो गया। तो इतने बड़े एनायन से सिर्फ एक ही कैटायन जुड़ रहा है, एक अकेला, तो ये कितना बड़ा होगा कि इतने बड़े से जुड़ रहा है। तो रुबिडियम, पोटेशियम और सेजियम ये कर सकते हैं, ये सोडियम भी नहीं कर सकता, लिथियम भी नहीं कर सकता। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि बड़ा कैटायन बड़े एनायन को स्टेबलाइज कर सकता है। तो ये हो गई इसकी रिएक्शन विद एयर। जल्दी से इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं रिएक्शन विद वाटर और अलग अलग रिएक्शंस और करते हैं। नोट करो प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्लियर? चलिए, तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो सकती है और खतरनाक तरीके से रिएक्शन हो सकती है, यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। चलो ग्रेट, अब हम आगे बढ़ते हैं और लेट्स टॉक अबाउट रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विथ वाटर। पानी पानी रे पानी 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 पानी, that is reaction with water. So next we are going to talk about reaction of alkali metals with water. Now मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर आपका कोई भी अल्कली मेटल है और अगर आप उसके सामने पानी लेकर आ रहे हो, तो यहां पर 2 मोल्स ऑफ MOH का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई आपको दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर आपके पास में 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम है, तो ये 2 मोल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। क्या होगा? सीधी सी बात है, वाटर दो पार्ट में टूटता है, H एंड OH। क्योंकि आपने 2 मोल्स लिए हैं इसलिए 2 मोल्स H और 2 मोल्स OH निकलेंगे। 2 पोटेशियम में, एक पोटेशियम के साथ OH KOH, दूसरे पोटेशियम के साथ OH KOH बाहर, ये दोनों H मिलकर H2 बन के बाहर। घटिया सी रिएक्शन है, कोई ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। पॉइंट इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि एक्सेप्ट लिथियम ऑल अदर मेटल्स reacts explosively with water, यानी अगर ये पानी के साथ मिले तो एक्सप्लोजन के साथ इनकी रिएक्शन होगी। मतलब ये रिएक्शंस मैं ये कह सकता हूं दैट इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। इनफैक्ट अगर आप YouTube पर कुछ वेले लोगों के, वेले फालतू के लोग जो जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स वाले वीडियोस बनाते हैं और वो लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम लिया है तो इतना सारा सोडियम ले आएंगे एक बड़े ड्रम पानी के अंदर, सोडियम को फेंकेंगे और भागेंगे। ओ भैया वो सोडियम पानी में जाके बूम से एक्सप्लोजन करेगा। क्यों एक्सप्लोजन हो रहा है? क्योंकि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बना रहा है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और ये जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है ये एकदम से होगी और वो एकदम जोरदार एक्सप्लोजन कॉज करेगा। तो काफी एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है। अब यहां पर सवाल आता है कि लिथियम वाटर के साथ इतना अच्छे तरीके से रिएक्ट क्यों नहीं करता? तो गाइस इस चीज को आप बोल सकते हो एनोमेलस बिहेवियर। क्या बोल सकते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एनोमेलस बिहेवियर, यानी ग्रुप का हर मेंबर एक जैसा रिएक्ट कर रहा है सिवाय ग्रुप के फर्स्ट मेंबर को छोड़ के। तो लिथियम एनोमेलस बिहेवियर इसलिए शो करता है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। पहला तो क्या है, इसका एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, साइज इसका बहुत ज्यादा छोटा होता है। और दूसरा, साइज छोटा होने की वजह से इसकी जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है वो हाईएस्ट हो जाती है। तो इट हैव हाईएस्ट
हाईएस्ट हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो क्या होगा, लिथियम बेचारा रिएक्ट करने जाए उसके पहले वाटर उसको हाइड्रेट कर देंगे, समझ रहे हो। जैसे लिथियम बना, आपने लिथियम को पानी के अंदर डाला, तो लिथियम के जैसे पॉजिटिव आयन बने, तो इस लिथियम को वाटर ने क्या करा, हाइड्रेट कर दिया। वाटर ने इसको क्या करा, अपने साथ में हाइड्रेशन में ले गया। वो मतलब रिएक्शन ना करते हुए उसने इसके आसपास इस प्रकार से खुद को अटैच कर लिया, नेगेटिव पॉजिटिव, तो दिस लिथियम विल बिकम हाइड्रेटेड। समझ रहे हो। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बने उसके पहले वाटर उसको हाइड्रेट कर देता है, क्योंकि एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, इसीलिए लिथियम सॉल्ट्स आपको हमेशा हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं। मतलब लिथियम क्लोराइड या लिथियम के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो आपको हमेशा हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं। तो ये इसका एनोमेलस बिहेवियर का रीजन है। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे दैट बीइंग बीइंग नहीं लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए हैविंग। हम ऐसा लिखेंगे हैविंग मोस्ट नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गाइस आप लोगों को मैंने रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने वहां पर आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपको यह पढ़ाया था कि जो आपका लिथियम होता है, अगर आप इस लिथियम को एक इलेक्ट्रॉन दे दो, लिथियम आयन को एक इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि लिथियम सॉलिड फॉर्म में चला जाए, तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए लिथियम कैसा बर्ताव करेगा। मतलब एक रेडॉक्स रिएक्शन चल रही है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया होगा और यहां पर लिथियम का एक तरफ सॉल्यूशन भर दिया होगा जिसमें लिथियम अभी पॉजिटिव फॉर्म में होगा, और हम ये चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रेवल करे और लिथियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सॉलिड फॉर्म में चला जाए। तो ये प्रोसेस के लिए कितना पोटेंशियल लगेगा, या ये रिएक्शन के बाद आपको कितना ईएमएफ मिल रहा है। तो हमने ये देखा कि इसके लिए -2.96 नहीं -3.72 -3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसके लिए पोटेंशियल आ रहा है, वेरी नेगेटिव। मतलब सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी का नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो वो है आपके लिथियम का। मतलब लिथियम आयन डू नॉट वांट, लिथियम आयन डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड गेट रिड्यूस, यानी लिथियम रिड्यूस होने के लिए बिल्कुल साफ मना कर देगा। वो इतना ज्यादा नेगेटिव बिहेवियर शो करेगा, इतना ज्यादा नेगेटिव बिहेवियर शो करेगा कि आप चाह के भी लिथियम को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है, ये रिएक्शन नहीं होना चाहती, ये रिएक्शन होना इम्पॉसिबल की तरह है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लिथियम नहीं चाहता, लिथियम आयन नहीं चाहता कि वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर लिथियम सॉलिड बन के लिथियम मेटल बन जाए और एक्सेप्ट करके खुद को रिड्यूस कर ले। लिथियम आयन रिड्यूस होकर लिथियम मेटल नहीं बनना चाहता, ये इस वैल्यू से पता चलता है। दैट मीन्स जो जितना ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो करता है मेरे प्यारे बच्चों, ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव शो कर रहा है, मतलब ये खुद का रिडक्शन नहीं चाहता। अब भाई रिडक्शन नहीं चाहता तो फिर तो वो अपना ऑक्सीडेशन चाहता होगा, मतलब यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन नहीं हो सकता है। ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन नहीं। मतलब लिथियम अगर अभी वाटर के साथ में रिएक्ट करके LiOH बना ले तो लिथियम पर +1 चार्ज आ जाएगा, अभी चार्ज 0 है। तो यहां पर आप ये देख पा रहे हो कि लिथियम 0 से +1 हो गया, यानी लिथियम बड़े आराम से ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो जिस एलिमेंट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैक्सिमम नेगेटिव है, उस हिसाब से तो लिथियम को पानी के साथ एक्सप्लोजन के साथ रिएक्शन करनी चाहिए।
बड़ी खतरनाक रिएक्शन करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी लिथियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोस्ट नेगेटिव होने के बावजूद भी लिथियम पानी के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन शो करता है, लेकिन स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, आराम से रिएक्ट करेगा, एक्सप्लोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहां पर आपको यही सवाल आएगा। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा तो यही पूछेगा क्या कि आपके लिथियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोस्ट नेगेटिव है, येट इट रिएक्ट्स स्लोली विथ वाटर but other members with less negative potential, negative potential reacts explosively। तो आपको इसी चीज का जवाब देना है। तो आप इस चीज का क्या जवाब देंगे? तो आपको इस चीज का जवाब देना है कि हमारा लिथियम कैसा बिहेवियर शो कर रहा है? एनोमेलस बिहेवियर। क्यों? क्योंकि लिथियम इतना ज्यादा छोटा हो जाता है कि उसका हाइड्रेशन इंथैल्पी बढ़ जाता है, और हाइड्रेशन इंथैल्पी बढ़ जाने की वजह से वाटर उसको रिएक्ट करने की जगह उसको ओले मिलो बच्चा करके उसको हाइड्रेट कर देगा। तो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होने की वजह से लिथियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता, और करेगा भी तो बहुत स्लोली करेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होने से बात नहीं बन रही है। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होने का यह मतलब जरूर है कि लिथियम चुटकी बजाते ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बम फोड़ के ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन वाटर के साथ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन करने के साथ साथ और भी कई फैक्टर आ जाते हैं। वाटर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, तो वाटर लिथियम को अपने अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा बजाय उसके साथ रिएक्ट करने के। क्यों? क्योंकि उसका हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा हो जाता है लिथियम का। समझ गए बात को? जैसे आप लिथियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करो, ब्रोमीन के साथ करो, हाइड्रोजन के साथ करो, एयर के साथ करो, वहां चटाचट रिएक्शन करेगा वो। लेकिन वाटर सॉल्वेंट और वाटर के अंदर डिसॉल्व करने की ताकत होती है, इसलिए वहां पर साइज और हाइड्रेशन इंथैल्पी भी मैटर करती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैटर नहीं करता। ये पॉइंट अगर समझ में आ गया तो फोड़ दोगे, ये बात क्लियर हो जाएगी। चलो नोट करो।